करता है वो कहीं ना कहीं उसका मनोबल खिलेगा। चलिए एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कानपुर में बीजेपी के रमेश अवस्थी जीते हैं। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। रमेश ने कांग्रेस के आलोक मिश्रा को हराया है। बड़ी जानकारी, 25,000 वोटों से रमेश अवस्थी को हराया। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें कि बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर, फतेहपुर सीट से सपा प्रत्याशी की जीत हुई है। अब नतीजे हम आपको बता रहे हैं, एक एक नतीजे सामने आ रहे हैं। नरेश उत्तम 33,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति हारी हैं। चलिए प्रियंका शुक्ला, ये जो नतीजे आए हैं, कानपुर में बीजेपी जीती है और कई प्रत्याशी ऐसे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति का हारना किस तरीके से आप देखती हैं? बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा। जी बिल्कुल, देखिए पहले मैं बात करती हूँ कानपुर की। तो ये जो आप नाम की बात कर रहे हैं, ये काम चेहरे के तौर पे था, लोग बहुत ज्यादा जान नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत है। और बहुत बहुत सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और सभी को बधाई कि एक कहीं ना कहीं वो आगे और अपने जो भी आ रहा है उसमें आगे बढ़त उनकी हो रही है। 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी उनका रुझान ये रहता है रुझान। दूसरी चीज, साध्वी निरंजनी की आप बात करें, बड़ा चेहरा है, लेकिन लोग जैसे कि अभी बात करी थी मंजरी जी और सारे जितने भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी वक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जो बीजेपी की चूक रही है, एक व्यक्ति टू व्यक्ति कनेक्ट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जनता के साथ कनेक्शन वो लूज दिखाई दे रहा है, वो एक कनेक्टिविटी दिखाई नहीं दी। शायद ये एक कारण हो सकता है कि आप कनेक्ट ही नहीं है। जनता चाहती क्या है और आप सिर्फ एक चेहरा उसी टाइम पे आकर दिखाते हैं। मैं आपके पास आऊंगा प्रियंका जी। नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं, माफ कीजिएगा। स्वाभाविक रूप से कौन क्या करेगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है प्रियंका जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं वो जो कनेक्टिविटी है वो भी कहीं छूटती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, वो कई सांसद तो ऐसे हैं कि फील्ड में गए ही नहीं है, सिर्फ आपने टिकट दे दिया और वो गए, और ये चीजें बहुत सुनने में आई थी शुरुआत में। दूसरी चीज, ये इस पर अभी विधानसभा चुनाव भी है, ये एक विधानसभा चुनाव का एक प्री रिजल्ट भी हम इसको मान करके चल सकते हैं। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से ये जो समीकरण है इस पर बहुत विचार करना होगा। इस तरीके से आपको अपने कौन से कैंडिडेट को, जो वहां का व्यक्ति है, जो वहां के लोगों से कनेक्ट है, अगर वहां का व्यक्ति नहीं बैठेगा और ऊपर से आप ला करके किसी को बैठा देंगे और या कनेक्टिविटी ही नहीं होगी जनता की, तो 1 साल 5 साल आदमी झेल सकता है, 10 साल 20 साल आदमी झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो चीज एक नकारात्मकता के रूप में और नकारी है जनता ने, वो शायद सामने आई है मुझे। ठीक है, हम लोग तो ऐसे विश्लेषण कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी हारी गई पूरी तरीके से। चलिए ठीक है, विनम जी मेरा सवाल, विनम जी मेरा सवाल, ठीक है अभी सर अभी 293 पे आ गए। ठीक है विनम जी, मेरा एक सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के हारने को लेकर कुछ सीटों पर हारी है, जो कि अभी तो टैली में हमारे जो नेशनल में हम बात करें तो 293 उत्तर प्रदेश में पीछे है। उत्तर प्रदेश में है पीछे। तो एक सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में हारने का जो ठीकरा फूटने जा रहा है, किस पर जाएगा? निश्चित तौर पर ठीकरा कायदे से तो उसी पर फूटना चाहिए जिसने टिकट दिया और जो चुनाव प्रबंधन किया। इन 2 लोगों पर। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर किस पर फूटेगा ये आप भी जानते हैं, अमित शाह पर फूट जाएगा। इसलिए उस पर तो फूटेगा नहीं, इसलिए बलि का बकरा खोजा जाएगा। अब वो कौन बनता है, अब ये देखने की बात है। चलिए ठीक है, विनम जी ने बड़ी विनम्रता से बहुत ही गंभीर बात बोल दी। अब ठीक है विनम जी, समझ सकता हूं मैं भी। विश्वदेव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी कहीं जीत रही है, कहीं समाजवादी पार्टी जीत रही है, एक हमारे टैली में बीएसपी का हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि 0 पे है। बहन जी 0-0 पर है, अभी खाता भी नहीं खोला।
एक समय में मुख्यमंत्री हुआ करती थी, बेहतरीन उनका प्रदर्शन था, लेकिन अभी तक कहीं उनके खाते खुलने की भी बात नहीं सामने आ रही है। तो क्या मान के चला जाए बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कट गई है लोगों से? सौरभ भाई, पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन करूं। क्लैरिफिकेशन ये है कि जब भी हम लोग पिछले 2 महीने में चर्चा कर रहे थे चुनाव की, तो हम लोगों ने बीजेपी के सीट सिलेक्शन के बारे में हमेशा एक बात बोली थी कि कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे पड़ेंगे और वोट मिलेंगे, उनकी लाभार्थी वर्ग की योजना है, वो उसका वोट, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अब आप देखिए हुआ क्या है, चरणबद्ध तरीके से बार बार हमने ये भी बोला कि फेज दर फेज चुनाव के मुद्दे बदलते चले गए। कहां से उठे, मछली से उठे, मंगलसूत्र पे आए, उसके बाद कहां कहां चले गए मैं बोलना भी नहीं उचित समझता। तो उसके अलावा अगर आप और बाकी चीजें देखें, जब 400 पार का नारा दिया गया तो हमने यही बोला कि भाई 400 तो नहीं आ सकते। ये 3 फेज में, पहले 3 फेज में यही बोला गया, 400 कैसे आएंगे, हम लोग ये सोचने लगे। लेकिन यही ग्राउंड पे जब गया और ग्राउंड पे विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खास तौर पे एक मुद्दा उठाया कि ये 400 इसलिए चाहते हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो वो मुद्दा बहुत ज्यादा एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि हमीरपुर से जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र चंदेल आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, 4,48,989 वोटों के साथ आगे। तो ये बड़ी जानकारी। दूसरे नंबर पर तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप हमीरपुर से आप देख पा रहे हैं, 23 वोटों से आगे हैं। ये बहुत कम मार्जिन है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सिर्फ 23 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो विनम्र जी, मेरा सवाल आपसे कि कम वोटों से मार्जिन से है, 23 वोट से भी आगे चल रहे हैं, तो 23 वोट बहुत ज्यादा नहीं होता, क्या आपको लगता है? हाँ, 23 वोट बहुत कम है, कभी भी मतलब वो पीछे भी हो सकते हैं। और लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एक वोट से सीपी जोशी हार गए और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो एक वोट से भी हार जीत होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पुष्पेंद्र चंदेल जीत भी सकते हैं और हो सकता है वो मार्जिन बढ़ता जाए, क्योंकि पुष्पेंद्र चंदेल देखिए बहुत देर बाद वो कमबैक किए, बहुत देर बाद उनका हमीरपुर में बढ़ना शुरू हुआ, काफी लगभग 1 घंटे बाद। तो वो कमबैक कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मार्जिन धीरे धीरे बढ़ती जाए। ये ऐसी आशा की जा सकती है कि उनके मार्जिन और बढ़े, न कि स्थिर हो जाए। तो ये और ऐसे एक बात और महत्वपूर्ण है सौरभ जी, कि ऐसे कांटे के टक्कर की सीट बहुत सारी है। 5-7 सीट ऐसी आपको दिखाई पड़ेंगी जो 2000-3000 के आसपास की सीट है। ये क्या कहीं मतलब इस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहीं चुनाव प्रबंधन में कहीं कोई कमी छूट गई, या उनका मैनेजमेंट जो चुनाव का लोग देख रहे थे प्रदेश कार्यालय से, उनका कहीं कुछ चूक रह गई? क्या ऐसा हुआ कि वो 2000-5000 की मार्जिन तो बहुत आसानी से सत्ताधारी दल मैनेज कर सकता था। मैनेज करने का मतलब वो उसका दूसरा रूप आप मत लीजिएगा। मैनेज करने का मतलब लोगों तक संपर्क करना, पहुंच पाना, या उनका वोट डलवा पाना, या लोगों तक पहुंच के उनको वोट डालने के लिए अपने वोट तक। सबसे बड़ी बात, एक कारण और है भारतीय जनता पार्टी, इस बात से लगभग सभी लोग सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने वोटर का वोट डलवाने में भारतीय जनता पार्टी असक्षम रही। अगर उसके अपने वोटर भी पूरे वोट डाले होते तो कहीं ना कहीं ये स्थिति न बनती कि ये जो इतने लो मार्जिन से या इतना हाई, आप देखिए कई कई जगह 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख से समाजवादी पार्टी वहां जीत रही है जहां पिछली बार तक अभी भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से जीता करती। तो ऐसा कहीं ना कहीं निराशा लोगों के मन में थी, या ओवर कॉन्फिडेंस था। अब इसका तो विश्लेषण थोड़ा समय लगेगा, 2-4 दिन 5 दिन आपको करने में, हमको करने में। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है कि लाखों वोट से जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, वहीं लाखों वोट से आज समाजवादी पार्टी जीत रही। सीतापुर जैसी सीट कांग्रेस जीत गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत सीट है। लखनऊ जैसी सीट, आप कल्पना करिए कि लखनऊ में 1 लाख से कम मार्जिन से राजनाथ सिंह जी का जीत की ओर बढ़ना, या नरेंद्र मोदी का 2 लाख से कम की जीत के साथ बढ़ना,
गोरखपुर में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी 2-3 दिन पहले 1 तारीख को ही कि गोरखपुर में और बनारस में तो हम लोगों को देखना है कि मार्जिन कितना है। आप देखिए गोरखपुर में 1 लाख से अंदर का मार्जिन है। तो ये तो मतलब एक बहुत ही इसके लिए 10-5 दिन का भारतीय जनता पार्टी को चिंतन शिविर कर लगाना चाहिए और चिंतन करना चाहिए लोकसभा वाइज कि क्या चूक रह गई यार। क्योंकि केवल कोई 1-2 कारण इतने बड़े मतलब मिस कैलकुलेशन का केवल 1-2 कारण नहीं हो सकता है, इसके पीछे कई कारण होंगे। उन सब कारणों तक पहुंचना होगा अगर 27 में चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आए तो। ठीक है जिया जी, 1 से 7 चरणों में हम लोग लगभग कभी न कभी जुड़ते ही रहे और सवाल पूछे कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, क्या वजह है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि गर्मी को फैक्टर बताए। तो मैंने भी आप लोगों से एक सवाल पूछा, अगर ये कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है तो फायदा किसको होगा? तो ज्यादातर लोग कह रहे थे बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रवक्ता थे जो कहते थे कि नहीं, विपक्ष को इसका फायदा होता हुआ नजर आया। तो क्या उस गर्मी के फैक्टर के साथ साथ वोट प्रतिशत जो कम हुआ और ये तो समाजवादी पार्टी को फायदा देकर चला गया? जी बिल्कुल, देखिए जो भी पार्टी या व्यक्ति जो भी कहीं ना कहीं कमजोरी से गुजर रहे होते हैं पास्ट में, वो पूरा दम लगाते हैं। आप समझ लीजिए उनको जीतना है, और जो जीते हुए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी जीत को लेकर के। तो ऑफकोर्स वो चीज रही कि वोटर्स को बूथ तक लाने में क्यों असक्षम रहे। मैं इस पे आऊंगी कि हम जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की, तो जनतंत्र भारतीय जनसंघ हुआ करता था पहले। तो जनसंघ आरएसएस की विचारधारा से डेवलप होकर के फिर भारतीय जनता पार्टी बना। जी जी हाँ, इसके बाद में जनसंघ बोल रही हूँ। इसके बाद में अब जब जेपी नड्डा जी ने हालिया में एक बयान दिया था कि हम पहले सक्षम नहीं थे, तब हमें आरएसएस की आवश्यकता होती थी, अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, अब बीजेपी खुद सक्षम है। तो कहीं ना कहीं बड़े लोग इस बात को इस तरीके से भी ले रहे थे कि आरएसएस कोई प्रकल्प नहीं है बीजेपी का, इसके लिए ये सफाई दी गई है, बयानबाजी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल का आरएसएस का कार्यकर्ता था, जो ये काम कहीं ना कहीं करता था विचारधारा पहुंचाने का, लोगों को जागरूक करने का, उस व्यक्ति ने, उस कार्यकर्ता ने वो काम में ढिलाई कर दी जी। और वो एक ईगो इश्यूज के तरीके से हो गया कि ठीक है, अगर हमारे बिना आप कर सकते हैं और आप सक्षम है तो ठीक है, तो आप सक्षम है तो अब इस बार आप करिए। और इस बार करने के बाद में आप देखिए कि स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैचारिक संगठनों का चुनाव में बहुत बड़ा योगदान रहता है और उनकी भूमिका को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई प्रियंका जी, बड़े कार्यकर्ता नहीं, छोटे जमीनी कार्यकर्ता, तो कुछ लोगों के अंदर इस तरीके की भावना जागृत हो गई कि बीजेपी है, पत्थर को भी छुएगी तो सोना हो जाएगा। तो क्योंकि जिस तरीके लोगों ने देखा 2014 में लहर, 2019 में, उन्होंने सोचा कि ठीक है 2024 में भी कमोबेश स्थिति यही आएगी। लेकिन जनता से इस सोच की वजह से लोग डिस्कनेक्ट होते गए। अब लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद ज्यादा शुरू किया। क्या सोशल मीडिया से संवाद करना और लोगों से जाके 1-to-1 कम्युनिकेशन न करना, ये भी एक फैक्टर है जो कि ये स्थिति हुई? चले, राहुल गांधी की एक